स्वागत है आपका यू एडू का यूट्यूब चैनल में। आज के इस टॉपिक्स में हम चोलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नटराज की कांस्य प्रतिमा जो विश्व फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, राज राजेश्वर का शिव मंदिर जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चोलाज एम्पायर को, चोल साम्राज्य को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि चोलों के बारे में हमने इसके पीछे वीडियो में भी संगमकालीन चोलों के बारे में हमने पढ़ रखा था। संगमकालीन चोल जो थे वो इससे बहुत पहले की गाथा जो है उनकी है, वे प्रारंभिक चोल कहलाते हैं और करिकाल जो था उनका संस्थापक था और हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेंगे। यह जो होता है यह 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जो प्रारंभिक चोल थे वे कुछ समयों के लिए इनकी स्थिति कमज़ोर हुई और ये स्थानीय जो राज्य यहाँ पर थे पल्लव, ये इसके सामंत बने हुए थे और अपनी स्थिति की प्रतीक्षा में थे और ज्यों ही वैसी परिस्थितियां बनती है ये चोल जो होते हैं पुनः अपनी राजकीय सत्ता को प्राप्त करते हैं और एक बहुत ही पहले से अधिक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया कि चोल जो है वो चोल का इतिहास जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही चला आ रहा है और 3री शताब्दी ईस्वी तक जो चोल कालीन साम्राज्य हम लोगों ने चोल राजवंश को पढ़ रखा था वह संगमकालीन चोल था। जबकि अभी जो चोल हम पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग 500 वर्षों के बाद, 600 वर्षों के बाद का ये चोल साम्राज्य जो होता है, फिर उसी का वंशज जो होते हैं वे उठ खड़े होते हैं और एक नई पुनः चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वह 9वीं शताब्दी के चोल है जो 9 से 13वीं शताब्दी तक ये अपना राज्य करते हैं और यह जो होगा हर्ष के बाद वाले काल का होगा। तो सर्वप्रथम हम विद्यालय से बात करेंगे। प्रारंभिक चोल जो था वो करिकाल से संबंधित थे और ये जो है इसका संस्थापक 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था वह विद्यालय था। इसलिए हम चोलों का प्रारंभ जो हो रहा है वो हम विद्यालय के साथ करेंगे। चोल वंश का संस्थापक जो था वो विद्यालय था और यह पल्लवों के सामंत थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। चोलों की राजधानी जो थी वह तंजौर थी, जिसे तंजावुर भी कहा जाता है। हालांकि चोलों के समय में इनकी राजधानियाँ जो होती है वो बदलती रहती है। तंजौर के बाद भी बहुत सारी राजधानियाँ मामल्लपुरम इत्यादि या बहुत सारी राजधानियाँ, या गंगैकोंड चोलपुरम में चले जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको गंगा के किनारे भी अपनी राजधानी बनाते हैं। तो बहुत सारी राजधानियाँ इनके समय में परिवर्तित होती है, परंतु चोलों की राजधानी आए तो आप तंजावुर ही बताएंगे। विद्यालय जो था वो तंजौर में निशंभ सूदनी मंदिर बनवाया था। विद्यालय जो होता है वह जब इस चोल साम्राज्य की स्थापना करता है तो एक निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण कराता है। इसके अलावे वह जो होता है वह नरकेसरी की उपाधि भी धारण करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उन्होंने विद्यालय के लिए 2 चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना पड़ेगा, निशुंभ सूदनी मंदिर और नरकेसरी की उपाधि। और विद्यालय को द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है चोल राजवंश का। ये हमें पता है कि पहले वाला चोल जो था वो प्रारंभिक चोल था जो करिकाल से संबंधित था और यह चोल जो है वह द्वितीय चोलों का राजवंश पुनर्स्थापना हो रहा है, इसीलिए विद्यालय को इस समय द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। तो हम इसे समझ पा रहे हैं। इसके बाद विद्यालय का पुत्र जो था वह आदित्य प्रथम हुआ और आदित्य प्रथम की यह खासियत है कि इसके समय पूर्णतः स्वतंत्र रूप से चोल साम्राज्य कायम हो चुका था और इसने पल्लव विजय प्राप्त किया था और इस विजय के उपरांत इसने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हम लोग आदित्य प्रथम के पुत्र परांतक प्रथम के बारे में जानेंगे। परांतक प्रथम जो होता है यह
पांड्यों को हरा देता है। पांडे जो होते हैं इससे पराजित होते हैं और उनका राज्य जो होता है वह परांतक प्रथम जो होता है अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेता है। तो ये चोलों का ये अगला राज्य जो होता है पांड्य, वह परांतक प्रथम के समय में इसके क्षेत्राधीन में चला जाता है। जबकि इसके पहले हमने देखा कि विजयालय जो था वह पल्लवों के राजधानी तंजौर को अपने शासन में लेता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद उसका लड़का आदित्य प्रथम जो है वो पल्लवों को पूरी तरह अपने राज्य में मिलाता है। फिर उसके बाद उसका लड़का प्रांतक प्रथम जो होता है वह नीचे जो थे तमिल वाले क्षेत्र में पांडे को भी पराजित करता है और उसके राज्यों को अपने राज्य में मिलाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में वह मदुराई कुंड की उपाधि धारण करता है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी ये जो राजा होते हैं अपना जो विजय करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई उपाधि धारण करते हैं। तो विजय और उपाधियां जो होती हैं इनसे रिलेटेड वह इम्पोर्टेंट रखती है, इसे याद करेंगे। इसके बाद हम एक चोलों का सबसे महत्वपूर्ण राजा राजराज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। राजराज प्रथम जो होता है वह चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध होता है और राजराज प्रथम से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसने चालुक्यों को भी हराया। इसके समकालीन जो भी राजा थे चोलों के समकालीन दक्षिण भारत में उन्हें लगभग सबको हरा दिया था। चालुक्यों को हराया, मदुरई को हराया, पांड्यों को हराया, लंका को विजित किया, लक्षद्वीप को, मालदीव को, कलिंग को भी इसने नहीं छोड़ा था। पूर्व में कलिंग को भी इसने जीत रखा था। और इतना जीतने के बाद इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे मुमांडी चोल देव। मुमांडी चोल जो है देव की उपाधि धारण करने का कारण यह था कि इसने लंका को, जिस लंका के उत्तरी क्षेत्र को विजित कर रखा था, उस उत्तरी क्षेत्र में उसने एक नगर बसाया था, उसका नामकरण कर दिया था मुमांडी चोल और उसी के कारण यह मुमांडी चोल देव की उपाधि भी धारण करता है जो उसके जीत को दर्शाता है। इसके अलावा उसने रवि कुल माणिक्य की उपाधि भी धारण की है। चोल मार्तंड की उपाधि भी राजराज प्रथम जो होता है वह धारण कर रखा था। इसके अलावा उसे शिवपाद शेखर की भी उपाधि ग्रहण की थी। शिवपाद शेखर का मतलब होता है शिव के पैर की उपाधि। शिवपाद शेखर की उपाधि वह धारण कर रखा था, अर्थात यह जो था राजराज प्रथम वह शैव धर्म से संबंधित था। ये जो चोल जो थे वे शैव धर्म को मानने वाले धर्मों से संबंध रखते थे। राजराज प्रथम के बारे में एक और प्रश्न जो सबसे खास तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं वह है कि वह राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम जो था वह चोल राजा था, महानतम चोल राजा, शक्तिशाली राजा था, जिसने राजधानी तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनाया था जो कि एक शैव मंदिर है। इसने सुमात्रा के सम्राट को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की भी आज्ञा दी थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजराज प्रथम जो होता है वह काफ़ी शक्तिशाली है और आसपास के जो विदेशी राजवंश जो होते हैं वह कुछ कार्य के लिए इससे आज्ञा की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो था एक अपने आप में एक बड़ा राजा सिद्ध हुआ था। इसके बाद हम लोग इसके बाद राजराज प्रथम के बाद हम इसके लड़के राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो राजराज प्रथम के बाद भी चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर करने वाला ये लास्ट सम्राट जो था वो राजेंद्र प्रथम था। और इसका काल की बात करें तो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक का राज्य काल जो होता है इसका होता है। और इसकी खासियत यह है कि इसका लड़का जो था राजराज प्रथम उसने उत्तरी लंका को जीत रखा था, परंतु राजेंद्र प्रथम जो आता है वह पूरे लंका को जीत लेता है। तो ये संपूर्ण लंका को जीत लेने का श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रथम के खाते में जाता है। इसके अलावा देखें तो राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत का भी अभियान किया था। दक्षिण भारत का इस समय अधिकतर जो क्षेत्र थे वह राजराज प्रथम के समय में ही आ गया था। कुछ जो बचा हुआ था लंका को भी इसने जीत लिया था संपूर्ण। उसके बाद इसने अपना रुख गंगा घाटी की ओर बढ़ाया और इसने पूर्वी बंगाल का रुख किया था। पूर्वी भारत का अभियान करने के बाद ये बंगाल के शासक उस समय महिपाल जो थे, महिपाल को पराजित कर दिया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा यहीं एक बड़ा तालाब चोल गंगम का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद हम लोग
चोल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक की बात करेंगे जो राजेंद्र तृतीय जो था वह चोल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक के बारे में भी पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। राजेंद्र प्रथम परांतक राजेंद्र प्रथम जो था वो राज प्रथम का लड़का था और वो सबसे अंतिम महान शासक सिद्ध हुआ। उसके बाद राजेंद्र तृतीय होता है जो अंतिम शासक होता है। इसके अलावा हम चोलों के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देखते चले। जैसे चोल काल में नटराज की कांस्य मूर्ति का निर्माण हुआ था और ये चोल काल में नटराज की कांस्य मूर्ति का जो विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां देखने को मिलती है कांस्य की, यह चोलकालीन स्थापत्य का एक बहुत बड़ा नमूना है। यह चोल काल में ही निर्मित हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये नटराज की कांस्य मूर्ति के बारे में पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे कि ये चोलकालीन एक मूर्ति कला का नमूना है। और चोलों की और भी विशेषताओं की बात करें तो स्थानीय स्वशासन जो है वह चोलों की एक खास विशेषता थी। चोलों की खास विशेषताओं में एक स्थानीय प्रशासन जो थी वह इनकी एक खास विशेषता होती है। और स्थानीय प्रशासन जो होता है 2 समितियों के माध्यम से चलाए जाते थे, जिसका एक नाम ऊर था और दूसरे का नाम जो था वह सभा था। और सारी काम जो होते थे इन 2 समितियों के माध्यम से ही होते थे। तो पहली समिति जो थी वह ऊर थी और दूसरी समिति जो थी वह सभा थी। ऊर जो था वो ग्रामीण या सामान्य लोगों की सभा होती थी और दूसरी संस्था जो थी वह सभा थी। सभा जो है वह संभ्रांत या ब्राह्मणों की सभा मानी जाती थी और इसके लिए ये उत्कृष्ट और ये वरिष्ठ लोगों की सभा मानी जाती थी। और इसके लिए कुछ खास मापदंड रखे गए थे कि जो भी जिनके पास भूमि है जो कर देते हैं वे इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जिनका लगान बकाया है वे जो है इसकी सभा में नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की कुछ सभा थी। मतलब इन्हीं दोनों के माध्यम से जो थी ये चोलों की स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाता था। और एक और महत्वपूर्ण संस्था देखने को मिलती है चोल काल में, वह है नगरम। नगरम जो थी वह व्यापारिक संस्था थी, वो व्यापारिक लोगों की एक संस्था हुआ करती थी, ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे चोल प्रशासन में टैक्सेस राजस्व की क्या व्यवस्था थी। तो राजस्व जो था वह 1/3 था। 1/3 कर जो होता था वह चोल काल में मौजूद थी। और कावेरीपट्टनम जो है चोलों का प्रमुख पतन था, बंदरगाह था। ये कावेरीपट्टनम जो है वो चोल काल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था, पतन था। इसके अलावा हम देखें कि चोल प्रशासन को कैसे विभाजित किया गया था ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले ऊपर तो साम्राज्य था, साम्राज्य के नीचे जो था वो मंडलों में विभाजित था। मंडल जिसे हम प्रांत भी कहते हैं, और मंडल जो है वो कोट्टम में विभाजित था और कोट्टम जो है वो नाडु में विभाजित था और नाडु जो है वह कुर्रम में विभाजित था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साम्राज्य मंडल कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु जो है वह कुर्रम में विभाजित था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये इनके साम्राज्य की विभाजन जो था वह इन इकाइयों में था। इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देखेंगे, जैसे तमिल रामायण जो है कवि कंबन के द्वारा चोल काल में लिखा गया था। तो इस प्रकार बहुत सारे चीज़ जो है वो इसकी विशेषताएं थी। इस प्रकार हमने चोलों के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।